चलो नालायक बच्चे, एक बार फिर से वेलकम है आपका। आज हम लोग लेके आए हैं चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो बहुत छोटा चैप्टर है और एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। अब ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसकी बहुत सारी बातें तो हमारे दिमाग में कई बार आ भी नहीं पाती, हम इग्नोर करके चले जाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए सब कुछ लेके आया हूं। मतलब अगर आप ये वाला वीडियो देखोगे तो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन 100% होगा। एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मतलब मैं इतना बड़ा चैलेंज आपको कर रहा हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। चलो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, कहता क्या है। सर सबसे पहले इट रेफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। सही है सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब कंज्यूमर का प्रोटेक्शन है, लेकिन किससे? फ्रॉम अनस्क्रपलेस अनस्क्रपलेस एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। डन सर, तीन बातें बोली। अनस्क्रपलेस का मतलब होता है बेईमानी, एक्सप्लॉयटेटिव होता है कि आपके अच्छेपन का फायदा उठा लेना, एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब होता है जानबूझ के आपके आने से पहले ही मैंने अपने वेट मशीन में सेटिंग की हुई है ताकि आपको गलत सामान मिले, ठीक। अच्छा, लेकिन ये तीनों काम करता कौन है? ऑफ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सेलर एंड सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर चीटिंग करता, हाँ जी सर, बोला था कि हम आपको ये करके देंगे, लेकिन जब पैसे मिल गए तब उसने मुझे से 50% काम करके दिया। तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है। अभी डेफिनेशन को देखो, मैंने ना बहुत अच्छे कलर से लिखा है ताकि आपको याद रह जाए। कैसे? इट रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम अनस्क्रपलेस एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। लेकिन कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर, सेलर, डीलर एंड सर्विस प्रोवाइडर। डन सर, ये याद हो गया। अच्छा, लेकिन ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, अभी आगे देखेंगे, वो आपको सिर्फ ये नहीं कर रहा, वो ये भी कर रहा है। नॉट जस्ट एजुकेशन, आपको सिर्फ एजुकेट नहीं कर रहा, बट ऑल्सो हेल्प इन ग्रीवेंस रिड्रेसल। मतलब अगर आपको इनकी इन एक्टिविटी से प्रॉब्लम हुई है तो सर हम आपको उसका सोल्यूशन भी देंगे। तो सर इसका मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो अच्छी बात है। अब जल्दी से देखते हैं सर, क्या इसका कोई इंपॉर्टेंस है? बहुत 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 इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में आता है, शायद आपके एग्जाम में आ जाए। अच्छा, अब पहले इसकी तीन बातें डिस्कस करेंगे, फिर इसके नीचे की 5 बातें डिस्कस करेंगे। बताऊंगा उसके पीछे का भी लॉजिक क्या है। पहला, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। देखो कुछ भी अगर होता है ना, या कुछ भी अगर बनता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक ये होता है कि सर ऐसा हो रहा था इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अरे आप सोचो ना कि आपकी क्लासरूम है और टीचर आपको बोल रहा है शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ, मतलब आप शोर मचा रहे होगे तभी तो। ठीक वैसे ही जब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था उस समय ये देखा गया था कि कंज्यूमर के साथ बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पहली चीज। दूसरा, कंज्यूमर इग्नोरेंस। दूसरी बात में इन्होंने ये बोला, कीवर्ड दे रहा हूं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों को अपने राइट्स ही नहीं पता है कि एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर आपके पास क्या क्या राइट है। अगर आपके साथ किसी ने चीटिंग किया तो आपको वहां पे क्या करना है, कंप्लेन कहां पे होगी। तो मेरा इस एक्ट को बनाने का दूसरा इंपॉर्टेंस था कि कंज्यूमर जो हमारा इग्नोरेंट है हम उसको एजुकेट करेंगे। तो दो पर्पस हो गया। तीसरा, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। ये बहुत अच्छी बात है। देखो अकेला एज अ कंज्यूमर शायद मैं दुकानदार से ना लड़ पाऊं, लेकिन अगर मेरी एसोसिएशन रहेगी ना, एसोसिएशन ऐसे समझो कि आप जिस भी सोसाइटी में रहते होगे उस सोसाइटी में बहुत सारे फ्लैट्स, मकान वगैरह होते हैं, वो सब लोग आपस में मिलकर RWA बना लेते हैं ना, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। उसके बाद सोसाइटी में कुछ भी होगा उसके लिए हम लोग प्रेसिडेंट ये सब अपॉइंट करते हैं, वो लोग सब इसकी देखभाल करते हैं। ठीक वैसे ही जितने भी तुम कंज्यूमर हो सब मिलके एक एसोसिएशन बनाओ कि अगर किसी एक के साथ भी चीटिंग होगा तो उसके हक के लिए सब लोग लड़ेंगे। तो सर ये तीन बातें हो गई। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर था, उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। अब आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंस आता है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, वो दो तरीके से पूछता है। पहले तरीके से पूछेगा कि आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। उस केस में आपको बस शुरू के 3 लिखने हैं ओनली। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि बस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस बताओ, तो आप इसमें से कोई सा भी लिख सकते हो। लेकिन अगर वो तीसरा बोले कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस बताओ फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, डीलर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब पहले बोला कस्टमर उसके बाद बोला सेलर, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। सर एक्ट का तो नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन और आप कह रहे हो वहां पे सेलर को भी प्रोटेक्शन मिलेगी। हाँ जी सर, देखो क्या है। पहला, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। अब वो बिजनेसमैन से कह रहा है कि देखो तुम जो मैंगो का शेक बेच रहे हो ना, मैंगो शेक, तुम्हें मैंगो कहाँ से मिला? सर मैंगो तो तुमको सोसाइटी से ही मिला। अब सोसाइटी की चीजें तुम यूज करते हो और सोसाइटी को ही चीट करोगे, सर इसमें तो बहुत गलत बात है। तो पहला, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, तो यहाँ पे कीवर्ड्स में ये लिखना है एज सोसाइटी बिजनेसेस यूजेस द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द सोसाइटी फ्री ऑफ कॉस्ट is so that you will have to follow the customs, ethics, rules of the society. Next, social responsibility. अब यहाँ पे उन्होंने ना जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करी है कि सर देखो
ये तुम्हारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टुवर्ड द कस्टमर। वो कस्टमर जो तुम पे ट्रस्ट करके तुम्हारे पास आया है, तुम अपनी सोशल कस्टम को तो फॉलो करो। दो बातें हो गई। तीसरा, मोरल जस्टिफिकेशन। अब ये ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल जस्टिफिकेशन दो अलग अलग बातें हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कि आपकी सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सोसाइटी के कस्टम्स को फॉलो करो, सोसाइटी के कस्टम्स को फॉलो करो। और मोरल जस्टिफिकेशन में लिखता है क्या तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा नहीं फील होता कि हमें सामने वाले को चीटिंग करना चाहिए, तो टू बी द मोरल रेशनल पीपल यू शुड नॉट चीट द कस्टमर। तो ये दोनों अलग अलग बातें, यहाँ पे सोसाइटी टुवर्ड है, यहाँ पे आपके इनर सोल की बात होती है। अच्छा, लास्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। यह बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर आप किसी कस्टमर के साथ चीटिंग करते हो, मान लेते हैं आप एक बार कर लोगे, दो बार कर लोगे, लेकिन लंबे समय तक आप किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकते हो। जब वो कस्टमर सोसाइटी में जाएगा, लोगों को बताएगा, तो आप शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट अर्न करोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में खराब होगा। इसीलिए ताकि आपका बिजनेस बहुत लॉन्ग टर्म में चले, तो आपको जरूरी है कि आप बिजनेस के इंटरेस्ट के बारे में सोचो, बिजनेस के लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, और कस्टमर को वही दो जो कस्टमर चाहता है। एंड द लास्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब गवर्नमेंट इस वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस में ये वाला पॉइंट फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से डालती है कि देखो, अगर आप चीटिंग करोगे या आप उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेटिव चीज़ें करोगे या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करोगे, अल्टीमेटली अपने को एज अ गवर्नमेंट अपने को इंटरवीन करना पड़ेगा। और इंटरवीन अगर मैं करूँगा तो मैं देखूंगा गलती किसकी। अगर तुम्हारी गलती हुई तो मैं तुम्हारे पे बहुत सारी पनिशमेंट, पेनल्टीज, फाइन्स लगाऊंगा, तो इसमें नुकसान तुम्हारा है। डन? बोलो, बात समझ में आई? तो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस समझ लिया, और इसमें कोई भी क्या नाम है, टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है। आप अपनी जनरल लैंग्वेज लिख सकते हो, बस शर्त है कि आप हेडिंग यही लिखोगे। तो अभी मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, आपसे डेफिनेशन भी सुनूंगा और ये हेडिंग्स भी सुनूंगा, ठीक है? जो बच्चा वीडियो पे देख रहा है वो प्लीज़ इसको जाके कमेंट में लेके बहुत स्पीड में। चलो मिलते हैं। चलो अभी आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ऐसे समझो, आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें यहाँ से चीज़ें ना पूछी गई हो, तो इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के राइट्स क्या हैं। देखो, सबसे पहले आपको ना राइट्स याद होने चाहिए। राइट्स हैं कितने? 6 हैं। मैं इसके लिए कोई निमोनिक्स नहीं दूंगा, दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि आपके राइट हैं, आपको आगे भी काम आएंगे, तो आपको इसको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। जैसे पहला है राइट टू सेफ्टी। इसके अंदर लिखना क्या आपके एग्जाम में? इसके अंदर आपको ये लिखना है कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विसेज है जो हजार्डियस नेचर का है, जिससे आपको तकलीफ हो सकती है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर, डीलर या फिर सेलर कि वो आपको उसके बारे में या तो प्रोडक्ट के लेबल पे सारी चीज़ें लिख के देगा या आपको प्रायरली इन्फॉर्म करेगा। तो ये आपका राइट है, राइट टू सेफ्टी। अगर उस गुड्स को, क्योंकि उसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी और उसको यूज़ करने से मुझे प्रॉब्लम हुई है, तो सर इसकी जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। तो राइट टू सेफ्टी आपको एक राइट देता है कि अगर दुकानदार ने ऐसी कोई भी एक्टिविटी की है जिससे आपकी सेफ्टी में इशू आया है, तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो राइट टू सेफ्टी बहुत ज़रूरी हो गया। अरे आपने देखा होगा ना, जब भी आप क्रैकर्स वगैरह लेने जाते होगे तो उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, या फिर जैसे गुड नाइट वगैरह होता है, गुड नाइट मॉर्टिन वगैरह जो ये सब होता है, उसमें लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, एंड बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। तो राइट टू सेफ्टी के लिए होता है, ठीक? चलो दूसरा, राइट टू चूज। अब ध्यान देना, इसके अंदर क्या लिखना है? इसके अंदर आपको लिखना है एज अ कंज्यूमर आई हैव द राइट टू चूज फ्रॉम द वेराइटी ऑफ द गुड्स अवेलेबल इन द स्टोर। ठीक है? इसका मतलब दुकानदार आपको ये प्रेशराइज नहीं करेगा कि नहीं आपको यही खरीदना, यही खरीदना, नहीं बोल सकता। हाँ, अगर उसकी दुकान में एक ही प्रोडक्ट है, स्टिल माई राइट कि मैं वो देखूं, समझूं और लेना है या नहीं लेना, इट्स माई चॉइस। ठीक? वो आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। तो राइट टू चूज का है मतलब आप ऐसे समझो, मैं किसी मॉल में एंटर हुआ, मॉल में एंटर गया, मैंने सामान देखा, अब मुझे कुछ पसंद नहीं है, मैं बाहर आ गया, तो दुकानदार ये नहीं बोल सकता अरे नहीं अब तो आए हो आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसे केस में उसके ऊपर केस कर देना। ठीक है? चलो अगला, राइट टू सीक रिड्रेसल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको क्या बोला? पहला आपका राइट था कि सेफ्टी का, लेकिन दुकानदार ने आपकी सेफ्टी इश्यूज खराब किया। अच्छा, राइट टू चूज का, आप चूज करना चाहते थे लेकिन उसने आपको चूज करने नहीं दिया, प्रेशराइज किया। अब आप क्योंकि इस बात से बहुत परेशान हो, तो आप इस बात की कंप्लेन कर सकते हो, और कंप्लेन करने के बाद आपको सीक रिड्रेसल मतलब आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, जो अभी आगे मैं बताऊंगा कि आपको कंप्लेन कहाँ करनी है और कहाँ से आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो ये होगी 3। पहला समझ में आया सर? आपके पास सेफ्टी का राइट है, आपको चूज करने का राइट है, और अगर ये दोनों चीजें वॉयलेट हुई तो मैं उसके लिए रिड्रेसल मांगूंगी। चलो अगला सर देखते हैं उसके बाद। राइट टू सीक कंज्यूमर एजुकेशन, मैंने उस तरीके से लिखा हुआ है ताकि जिससे आपको याद रह जाए। पहला कि सेफ्टी का राइट है, दूसरा आपको चूज करना है, लेकिन दोनों चीजों में इशू हुआ तो आप सीक रिड्रेसल मांग सकते हो। ठीक? अगला, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब यहाँ पे बोला कि ये आपका राइट है, ये आपका राइट है कि एजुकेशन का, लेकिन इसका मतलब क्या? ऐसा नहीं कि आपको कोई पढ़ाएगा। मैं टाइम टू टाइम एज अ गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बुकलेट्स, प्रिंट आउट्स, पीरियोडिक्स निकालूंगा, बट स्टिल ये आपका राइट है कि आप हर दिन होने वाले
चेंजेस के बारे में नॉलेज आपको गेन करनी है, ये आपका राइट है, ठीक है। मतलब आप कभी दुकान में जाके पूछ सकते हो सर आजकल ये क्या रेट चल रहा है, वो क्या रेट चल रहा है, आप पूछ सकते हो, इसमें आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो एजुकेशन आपको खुद से लेनी है और ये आपका राइट है। चलो नेक्स्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अब एजुकेशन तो आपका राइट था, लेकिन सामान खरीदने से पहले दुकानदार आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करेगा। सर नहीं करता दुकानदार, अब मैं बताता हूँ, देखो इंडिया में कोई भी पैकेट फूड होता है ना, पैकेट फूड जैसे बॉटल्स की कोल्ड ड्रिंक हो गई, आप देखो उसके अंदर ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, बहुत सारी। वो अलग बात है कि आप नालायक हो, आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी लिखे रहते हैं, उसके अंदर क्वांटिटी भी लिखी रहती है, उसमें प्राइस भी लिखा रहता है, उसमें फैट कितना है ये सब भी लिखा रहता है, बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है। क्यों? क्योंकि दुकानदार की जिम्मेदारी है सामान बेचने से पहले आपको इन्फॉर्म करे। लेकिन अब कोको कोला की बॉटल वो आपको ऐसे बेचेगा, फिर आपको हर चीज़ बताता है तो परेशान आप ही होगे, और वो बेचारा कितना बताएगा। इसीलिए उसको बोला है कि पैकेट फूड में आप प्रिंट कर दो, दुकानदार खुद पढ़ लेगा, सॉरी कस्टमर खुद पढ़ लेगा। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड हो गया, ठीक। लास्ट, राइट टू बी हर्ड। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, जैसे यहाँ पे सीक रिड्रेसल मांगा था ना, तो राइट टू बी हर्ड का मतलब है अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो पहले दुकानदार आपकी पूरी बात सुनेगा। जब दुकानदार ना सुने तब हम मांगेंगे ना कोर्ट से क्या नाम है हमें सॉल्यूशन दो। लेकिन इसीलिए आपने देखो कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर, सबने अपने कस्टमर केयर सर्विसेज खोली हुई है, उन्होंने अपना रिड्रेसल पैनल खोला हुआ है कि आप कोर्ट बाद में जाना, पहले आप अपनी प्रॉब्लम हमें तो बताओ, क्या पता हम ही सॉल्व कर दे। तो सर यहाँ पे राइट टू बी हर्ड, मतलब दुकानदार सुनेगा। अच्छा, दुकानदार सुन के क्या करेगा? तीन चीजें करेगा, या तो आपको उसका सोल्यूशन देगा, या फिर गुड्स चेंज करके दे देगा, या फिर आपको रिफंड दे देगा। आगे हम लोग देखेंगे। चलो सर, ये भी याद हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं तो चाहता हूँ कि वीडियो पॉज करो और इसको कमेंट बॉक्स में लिखो, आपका फायदा होगा, मेरा नहीं। लास्ट सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या? ये बहुत जनरल बात है, टोटल 10 बातें लिखी हुई हैं, बहुत 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 जनरल बातें हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपसे चाहूँगा कि जो ये लिखा हुआ है ना, आप उसको ही याद करो, एग्जाम में इन्हीं में से कोई 5 पॉइंट लिख के आना, अगर एग्जाम में आता है तो। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड पॉइंट है, ठीक। चलो, सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है? अच्छा, राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या फ़र्क होता है? राइट का मतलब हुआ कि ये तो आपको अवेलेबल है, लेकिन इसको अवेलेबल के साथ साथ ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना दुकानदार को जिम्मेदार बनाते रहोगे, आप खुद को भी तो थोड़ा सा जिम्मेदार बनाओ। जैसे कि पहला, बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल। पहले पता करो कि मार्केट में कौन कौन सी गुड्स या फिर कौन कौन सर्विसेज अवेलेबल है। देखो, ये जनरल लाइन है, आप इसके अंदर सेम कंटेंट फैला सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको कंटेंट की हेडिंग यही बनानी है। दूसरा, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड। जब मैंने आपको बोला है कि आप सिर्फ स्टैंडर्ड गुड खरीदो, स्टैंडर्ड गुड्स कैसे पता चलता है? अरे उन गुड्स पे ना ISI मार्क होगा, उस गुड्स पे एग्रो का मार्क्स होगा, उस गुड्स पे BIS का मार्क्स होगा, उस गुड्स पे ऐसा स्क्वायर होगा बीच में ग्रीन होगा, उस गुड्स पे ऐसा स्क्वायर होगा बीच में रेड साइन होगा। ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग है, ठीक। चलो, तो क्या है? बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड, दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड, रीड लेबल्स केयरफुली। बाद में नहीं कहना कि हमने बताया नहीं था, क्योंकि देखो लेबल्स पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आप ध्यान से पढ़ लो। क्योंकि अगर मान लिया लेबल पे उसने इन्फॉर्मेशन डाली हुई थी कि सर दिस इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन या फिर बिलो एज 3, बट फिर भी आपने अपने बच्चे को पिला दिया और आपका बच्चा बीमार हो गया है, अब आप इस बात का कोर्ट में केस करोगे तो केस ही तो चलेगा, दुकानदार जीत जाएगा केस। इसलिए बोला कि आप ध्यान से पढ़ो ना लेबल को। अगला, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। देखो, अभी हम ना दुकानदार को ये बात बताएंगे कि तुम ऑनेस्ट हो, लेकिन भाई तुम्हारी भी जिम्मेदारी है ऑनेस्ट होने की। सर ऑनेस्ट कैसे हो? आप इंश्योर करो ना कि फेयर डील मिल रही है आपको, आप उससे मांगो ना कैश मेमो। तो यहाँ पे 3 बातें होगी, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, इंश्योर कि आपको फेयर डील मिल रही है, और फेयर डील अगर मिली है तो आप उसको बोलो कि हमें कैश मेमो भी बना के दे, ठीक। जनरल बातें हैं। लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड। लेकिन जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, अगर उसमें कोई सेफ्टी इश्यूज है तो आप पहले उसको सीखो कि सर उससे क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, मैं उस पर काम कर लेती हूँ। अगला, फाइल कंप्लेन। लेकिन अगर इस सब चीज़ों के बाद भी आपको लगता है कि नहीं आपके साथ धोखेबाजी हुई है, तो आप अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हो, बताऊंगा कहाँ करनी है अभी आगे। रिस्पेक्ट इन्वायरमेंट। जो भी चीज़ें खरीदो कोशिश करो कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। लास्ट, फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है कि आप आपस में जितने भी लोग हो, जिस भी सोसाइटी में रहते हो, जैसे आप RW बनाते हो, अपनी एक कंज्यूमर एसोसिएशन भी बना लो, आपका फ़ायदा होगा। चलो सर, ये मेन बातें थी इसकी, इस चैप्टर की, जो मैंने आपको करा दी। अब कुछ थोड़ी सी कम मेन बातें देख लेते हैं, ठीक। सर ये कम मेन बातें कैसे हो सकती हैं? लेकिन चलो सुनो मेरी बात, अभी जितना मैंने आपको कहा ना, जल्दी इसको लर्न करके एक बार दोबारा से कॉपी में या फिर कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आता हूँ। चलो नालायक बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं इसमें, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर ये है रिड्रेसल मशीनरी। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था ना कि सर राइट टू सीक रिड्रेसल है, लेकिन उस रिड्रेसल के लिए कहाँ आना है? सर उस रिड्रेसल के लिए आपको आना है 3 टियर रिड्रेसल सिस्टम में। पहले उन 3 टियर का नाम देख लेते हैं। पहले वाले का नाम है डिस्ट्रिक्ट,
दूसरे वाले का नाम है स्टेट और तीसरे वाले का नाम है द नेशनल। लेकिन तीनों के बगल में आपको लिखना पड़ेगा CDRC CDRC CDRC। ये CDRC क्या है सर? CDRC मेरे साथ एक बार देख लो ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। C का मतलब है कंज्यूमर, कंज्यूमर। सर D का मतलब है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट। R का मतलब है रिड्रेसल और C का मतलब है कमीशन, कमीशन। तो आपको हर में ऐसे ही लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। बोले याद हो गया सर? लेकिन कब कब कहाँ कहाँ जाना है पहले वो देख लेते हैं। सर आपको डिस्ट्रिक्ट वाले में कब जाना है या फिर क्या क्या होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर? सर डिस्ट्रिक्ट का दूसरा नाम है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन। CDRC को हटा दिया, सीधा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। दूसरा सर ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन कौन लोग होते हैं, मतलब जज होता है, कैसे होता है? सर देखो इसमें ना एक प्रेसिडेंट होता है, इस कोर्ट में या फिर इस मशीनरी में एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर होते हैं, मेंबर। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे लिखना कि इट कंसिस्ट ऑफ 1 प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन, यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट लेस देन 2 मेंबर और सच मेंबर एज मे बी नोटिफाइड। इतनी सी बात लिखनी है। सर मिनिमम तो 2 होते हैं, मतलब मिनिमम तो 2 होंगे, लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं और उतने भी हो सकते हैं जितना इसको नोटिफाई किया जाएगा। बोले सर याद हुआ? अच्छा। लेकिन आप यहाँ पे कौन सा केस लेके जाओगे? मान लेते आपने किसी दुकान से शर्ट खरीदी, शर्ट खराब निकल गई है, लेकिन शर्ट तो 10,000 की थी, लेकिन तब यहाँ पे जाएंगे। सर इन्होंने बोला वो जितने भी केस हैं जिसमें वैल्यू जो इंक्लूडेड है वो 1 करोड़ या उससे कम है, गलत नहीं करना एग्जाम में। यहाँ पे लिखा है नॉट एक्सीड ₹1 करोड़, मतलब अगर 1 करोड़ तक का भी केस होगा तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आओगे। ठीक, चलो सर। लेकिन सर आपको ना यहाँ पे एक डिसीजन आया, मान लेते हैं आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी, आप इस कोर्ट में गए, कोर्ट से एक डिसीजन आया कि नहीं नहीं सुनो आप गलत बोल रहे हो, आपको उन्होंने वहां से भगा दिया, मतलब दुकानदार जीत गया। तो आपको क्या करना है 45 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर? 45 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर आया, ऑर्डर जो उन्होंने ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर के 45 डेज के अंदर आप डिस्ट्रिक्ट से निकल के स्टेट में आ सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे 2 बातें याद रखना। पहला, जो उनका डिसीजन आया ना, आपको उनका फैक्ट नहीं पसंद आ रहा जो डिसीजन है, या फिर आपको उनका जो लॉ उन्होंने मेंशन किया वो नहीं पसंद आ रहा। अगर ये 2 बातें हैं तभी आप यहाँ पे आओगे, वरना नहीं आओगे, आ पाओगे। बस याद रखना सर, फैक्ट और लॉ। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सर डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, यहाँ पे 1 प्रेसिडेंट होते हैं, 2 मेंबर होते हैं, केस 1 करोड़ या उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और 45 डेज के अंदर आपको, ऑर्डर के 45 डेज के अंदर आप स्टेट में आ सकते हो, बशर्ते कि वो बात फैक्ट की हो या फिर लॉ की हो। चलो सर अब स्टेट में देखते हैं। सर स्टेट CDRC का दूसरा नाम है स्टेट कमीशन। यहाँ पे सेम लैंग्वेज लिखनी है, 1 प्रेसिडेंट, लेकिन 2 की जगह क्या कर देना है 4, तो मैंने यहाँ पे 1+4 लिखा। यहाँ पे कौन से केस आएंगे? सर केस 1 करोड़ से बड़ा हो लेकिन 10 करोड़ या उससे कम हो। याद रखोगे 1 करोड़ से बड़ा, 10 करोड़ या फिर 10 करोड़ से कम। अच्छा सर, यहाँ पे भी अगर आपको मजा नहीं आया तो आप इनके डिसीजन के, ऑर्डर के, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर 30 दिन में आप नेशनल आ सकते हो, 30 दिन में आप नेशनल आ सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम थी ना कि सर फैक्ट और लॉ, बोला ये सब चेक नहीं करना, नहीं पसंद है, आप सीधा नेशनल में आ जाओ। अच्छा, नेशनल वाले का क्या नाम है सर? नेशनल कमीशन। यहाँ पे भी कितने मेंबर है? 1+4। तो अभी मुझे ऑर्डर वाइज याद होता है, 1+2, 1+4, 1+4। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे केस कौन से लगेंगे सर? जो 10 करोड़ से ज्यादा के हों, 10 करोड़ वाला यहाँ पे आएगा स्टेट में। अच्छा, लेकिन अगर आपको इनका भी डिसीजन पसंद नहीं आया तो ऑर्डर के 30 दिन के अंदर आप कहाँ चले जाना? सुप्रीम कोर्ट। बोले याद हुआ? एक बार आंखें बंद करके सब दोहरा लो जल्दी से। अब जब इतना समझ लिया, अब जब, चलो अभी देखना, हल्का सा बीच में पॉज लगा था बेटा, कि यहाँ पे केस कौन कर सकता है और केस किसके अगेंस्ट में करना है। सर सबसे पहले देखो केस कौन कर सकता है? खुद कंज्यूमर जिसके साथ प्रॉब्लम हुई है। लेकिन अगर कंज्यूमर खुद नहीं कर रहा तो अभी मैंने बोला था ना कि आप कंज्यूमर वेलफेयर एसोसिएशंस बनाओ, तो कोई भी एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, मतलब आपके बिहाफ में कोई भी एसोसिएशन आपके लिए केस कर सकती है। तीसरा, CG और SG, CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, सेंट्रल अथॉरिटी। आप इस वर्ड को ना ऐसे ही लिख देना, मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा और इतना आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है, सिर्फ इतना सा है सेंट्रल अथॉरिटी। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे में चुल है तो सुन लो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर ही एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसको सेंट्रल अथॉरिटी का नाम दिया गया। वो आपके बिहाफ में केस करती है, लेकिन आपको जाके पहले उनको अपना पूरा मैटर एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब बताओ इसका क्या लॉजिक है? ठीक, चलो सर बस नाम याद रखना, सेंट्रल अथॉरिटी। अगला सर, सेम इंटरेस्ट पीपल। अगर आपके जैसा प्रॉब्लम किसी और आदमी को भी हुई थी और आप लोगों ने सबने एक ग्रुप बना लिया तो वो आदमी भी जाके आपके बिहाफ में केस कर सकता है। अगला, लीगल हायर। लेकिन कंज्यूमर जिसने वो गुड्स कंज्यूम किया उसकी डेथ हो गई है तो उसके केस में उसका लीगल हायर केस कर सकता है। लेकिन अगर कंज्यूमर माइनर है तो उसके खिलाफ, उसके बिहाफ में पेरेंट्स
कर सकते हैं। बोलो अच्छा है ना, सही है। 7 के 7 चीज़ें याद होनी चाहिए, 7 के बाद 8वां नहीं है। जब मैं बहुत सारे बच्चे कॉपी चेक करता हूँ वहाँ पर लोग फ्रेंड्स रिलेटिव ये बेकार की बातें, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, डेथ के केस में लीगल हायर, माइनर केस में पेरेंट्स, ये याद रखना। अगला सर किसके अगेंस्ट में करना है? सर अगर केस डिफेक्टिव गुड का है, डिफेक्टिव गुड तो मैन्युफैक्चरर के खिलाफ होगा, सेलर के खिलाफ होगा, डीलर के खिलाफ होगा। लेकिन अगर केस डेफिसिट सर्विस का है, मतलब कम सर्विस दी है, तो उसके केस में सर्विस प्रोवाइडर का होगा। अगर ऐसे लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स आएगा। बोलो समझ में आया? कौन करेगा, किसके खिलाफ करेगा? आगे देखते हैं सर कौन कौन से रिलीफ अवेलेबल है। सर अब रिलीफ क्या अवेलेबल है? जो आप लोग इस कोर्ट्स में गए ना, तो कोर्ट आपको क्या क्या रिलीफ देगा? पहला रिलीफ देगा कि वो आपका गुड्स कहेगा कि भैया वो जो डिफेक्ट है ना, डिफेक्ट को रिमूव करके दो, टू रिमूव द डिफेक्ट, डिफेक्ट को रिमूव करके दो। अगला टू रिप्लेस, नहीं सर वो क्या नाम है, रिप्लेस, वो क्या नाम है, डिफेक्ट को हटा के मत दो, ये पूरा गुड्स पकड़ो और नया गुड्स दो। ऐसे समझो आपने नई गाड़ी ली, गाड़ी की स्टीयरिंग में प्रॉब्लम आ गई है, तो वो कहेगा हम स्टीयरिंग को ठीक करा देते हैं, तो रिप्लेस द डिफेक्ट। लेकिन नहीं सर अब गाड़ी मुझे गाड़ी बदल के दो, तो हो सकता है गाड़ी बदल के दे दे। अच्छा, अगर आप नहीं सेटिस्फाइड हो उस दुकान से, तो वो आपको आपके पैसे वापस करेगा इंटरेस्ट के साथ। तो 3 चीजें हो गई, रिमूव, रिप्लेस और रिटर्न। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके साथ कुछ दुर्घटना हुई उसके रिलेटेड, तो आपको कंपनसेशन भी पे कराया जाएगा। ठीक। अच्छा, अब आपको ऐसा लगता है नहीं सर ये आदमी बहुत बदमाश है, मेरे साथ तो किया, पता नहीं औरों कितने साथ किया होगा, फ्यूचर में किसके साथ करेगा, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। जो आपने किया था वो दोबारा कभी नहीं करोगे। या फिर उसको कहेगा अब आज से आप ये वाला गुड्स किसी को ऑफर ही नहीं करोगे। अरे ऑफर छोड़ो, आपको गुड्स विड्रॉ भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, नॉट टू ऑफर एंड नॉट विड्रॉ। अगला टू सीज मैन्युफैक्चर, बहुत हार्श केस है, तो वो मैन्युफैक्चरर को कहेगा अपनी मशीनरी बंद करो। लेकिन इसके लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने 9th पॉइंट लिखा है, 9th पॉइंट आप मुझसे पहले सुनोगे, नहीं तो आप एग्जाम में ऐसे लिख दोगे फिर प्रॉब्लम होगी। 9th पॉइंट क्या कहता है? 9th पॉइंट कहता है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपके साथ हुई, जो आपके साथ हुई, लेकिन पता नहीं ऐसी बहुत सारे लोगों के साथ हुई होगी, लेकिन वो लोग आज कभी कंप्लेन करने आए नहीं है, लेकिन जब आपका केस लाइमलाइट में आएगा तो शायद वो लोग भी आए। अब ये बहुत सीरियस नेचर का है, तो इसलिए आप जिस दुकानदार पे केस कराया था वो दुकानदार सच में बहुत गिल्टी है, उसको अब हम बोलेंगे कि तुमने अभी तक जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए थे आज तक की डेट का, उस वैल्यू का 25% वैल्यू 25% आप कंपनसेशन के लिए कोर्ट में जमा करो। जिस आदमी ने कंप्लेन किया था उसको तो हम देंगे, और फ्यूचर में अगर कोई मांगने आएगा तो हम उसको भी देंगे। तो यहाँ पे लिखा टू पे नॉट लेस देन 25% ऑफ वैल्यू, मतलब ये 25% मिनिमम है, इससे ज्यादा भी उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। लास्ट बेटा, स्टॉप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। आपने देखा फेयर एंड लवली के केस में उसका नाम बदला ना, फेयर एंड ग्लो हो गया, लवली सॉरी फेयर एंड लवली में ग्लो एंड लवली हो गया, फेयर वर्ड हटा दिया, तो बोला कि अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है तो उसको बंद कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका पूरा का पूरा एक्ट खत्म करा दिया, लेकिन क्योंकि मुझे बोनस देने की आदत है तो आ जाओ सर बोनस ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एमसीक्यू में आ सकता है। पहला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फोर्स में कब आया था? 20 जुलाई 2020 को, याद रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। अच्छा, अभी जो इंडिया में एक्ट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। लेकिन इससे पहले कौन सा था सर? इससे पहले था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अच्छा, अगला कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, आपके एग्जाम में ना कई बार क्वेश्चन आता है कि आप एग्जाम्पल दे दो किसी 2-3 एनजीओ का। तो मैंने ना यहाँ पे 3 एनजीओ के नाम लिखे हैं बेटा, देखो ठीक है, 3 एनजीओ के नाम लिखे हैं। पहला कॉमन कॉज दिल्ली में है, वॉइस नाम से इसकी फुल फॉर्म है, याद नहीं करनी, वॉइस दिल्ली में है। इसके अलावा मुंबई में भी एक है, मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई में। अब सुनो, लेकिन आपको पता है इंडिया में 5 लाख से ज़्यादा एनजीओज हैं जो कस्टमर के लिए काम कर रही है। और आपको अगर नहीं याद आ रहा ना, आप कोई सा भी नाम लिख देना बिना सोचे, बस ऐसे वैसे कोई नाम बना लेना, ठीक है। उस नाम से कोई ना कोई एनजीओ जरूर रजिस्टर होगी, मतलब इस पर आपको लोड नहीं लेना कि मुझे यही याद करना, यही याद करना, यही याद करना। लेकिन जितनी देर में आपको बोल रहा हूँ शायद आपको याद भी हो गया, कॉमन कॉज दिल्ली और वॉइस दिल्ली। चलो सर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब लास्ट कंज्यूमर। सर ये आपके एग्जाम में मेरे हिसाब से इस बार डेफिनेशन आ सकती है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट पार्ट में लिखा है। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन बहुत ध्यान से, कंज्यूमर मीन्स any person. Consumer means any person who buy any goods for a consideration. यहाँ तक definition का एक पार्ट खत्म होता है। Consumer means any person who buys any goods for a consideration. आगे which has been paid, वो जो consideration है वो या तो मैंने पे कर दिया which has been paid, या promise किया है, या partly paid कर दिया, partly promise किया। अब देखना definition की खूबसूरती, consumer means any person who buy any good for a consideration, एक पार्ट खत्म। फिर कहता है which has been paid, या तो आपने पे कर दिया पूरे पैसे, या फिर आपने प्रॉमिस कर दिया, या तो आपने पार्टली पे कर दिया, या तो आपने पार्टली प्रॉमिस कर दिया,
या फिर दुकानदार ने बोला कि भैया पैसे बाद में पे करना, अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डन। तो सर डेफिनेशन तो कहती है कंज्यूमर वो है जो बाय करता है, लेकिन आप सोचो कि आप हो पापा, अबे आगे बनोगे, या मम्मी, आपने अपने बच्चे के लिए खरीदा था और बच्चे की तबीयत खराब हुई है खा के, तो सर इसमें तो कंज्यूमर बना ही नहीं, नहीं बना ना। यहाँ पे क्या लिखा है, एनी यूजर, गुड्स का अगर कोई यूजर है या फिर बेनिफिशियरी है वो भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें और पकड़ी, बोला कि अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी और अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन भी, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने पूरा वीडियो आपका कंप्लीट किया। इस वीडियो को 2 3 4 5 जितनी बार देखना है फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, देखो, लेकिन इसी से एग्जाम में आपके आएगा, ठीक है। और इतना ही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलो थैंक यू, बाय।